So today we will be taking up, rather proceeding in modern history। और हमने पिछले क्लास में आपसे बात कर लिया था द डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, द कॉजेटिव फैक्टर्स बिहाइंड इट। आज हम लोग अगला सब टॉपिक उसका करेंगे, rather इट्स अ टॉपिक इन इटसेल्फ, द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है, दिलचस्प बात है कि 1454 से पहले the trade between India and the European countries, it was confined to land trade through Central Asia, Transoxania region, and then to Constantinople, and from there on it was distributed all over Europe। एक रफ आइडिया हम आपको बताते हैं कि क्या वजह थी कि भारत के लिए ट्रेड रूट डिस्कवर किया गया। तो यू नो, if we take into consideration, this is the Horn of Africa, the Suez Canal, the Red Sea, the Gulf of Hormuz, the Persian Gulf, and of course एक रफ, सॉरी बहुत खराब बन गया। Right. Since rather till 1454, till 1454 होता क्या था कि there were various trading centers in India. Madurai was here, then the Chera capital was here, Mankhed was here, Ujjaini was here, Mathura was here, and this place was somewhere on the borders of Rajasthan and Gujarat. Kashi was here, Prayagraj was here, पाटलिपुत्र was here। तो सब जगह से ट्रेड कारवां ये इकट्ठा होते थे मथुरा में, ठीक है, मथुरा। फ्रॉम हियर ऑन द ट्रेड caravans passed to तक्षशिला। ठीक, तो पूरे इंडिया में गुड्स का कलेक्शन इन्हीं सेंटर से होता था। इसके बाद मथुरा में कलेक्ट होते थे, मथुरा से तक्षशिला जाते थे। नाउ लेट्स एम्प्लीफाई दिस सिचुएशन।
the mouth of the Indus. This is Africa. Red Sea, Gulf of Hormuz, Persian Gulf. ठीक है, तो as I outlined it out to you, मदुरा, प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि पहले का मदुरई था, मतलब आज का मदुरई है ना। देन मानखेत सतवाहनों का कैपिटल था। उज्जैनी, उज्जैन, पाटलिपुत्र, काशी, तो सब जगह से, एंड दिस इज मथुरा। This is the पिलर ऑफ हरकुलस, जिसको जिब्राल्टर कहा जाता है, आइबेरियन पेनिनसुला एंड ऑल दीज थिंग्स, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, एंड देन दिस इज द ब्लैक सी, the Caspian Sea, like this. तो देखिए, पूरा सामान, मर्चेंडाइज यहां से कलेक्ट होते हुए बहुत से सेंटर्स थे, यहां होते हुए मथुरा में जाता था। फ्रॉम मथुरा इट वेंट टू तक्षशिला, जो कि कनिष्क के एम्पायर में भी रह चुका था, और यहां से फिर ये सिल्क रूट पकड़ लेता था। अब इस सिल्क रूट में चाइना से भी सामान आता था, म्यांमार से भी आता था, मलेशिया से भी आता था, इंडोनेशिया से भी आता था, सब जगह से सामान सिल्क रूट में आता था। सिल्क रूट के बाद ये ट्रांसऑक्सानिया, रीजन, सिल्क रोड कहा जाता है कि राइट फ्रॉम चाइना टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, म्यांमार हुआ, थाईलैंड हुआ, बर्मा हुआ, अरे सॉरी मलेशिया हुआ, हाँ ट्रांसऑक्सेनिया, मतलब ऑक्सस बेसिन, ऑक्सस इज अ रिवर, तो उसके बियॉन्ड, ऑक्सस रिवर के बियॉन्ड ट्रांसऑक्सेनिया। सिस एंड ट्रांस, ये टर्म देखिए, अब आपने चूंकि मुद्दा रेजी कर दिया तो मैं बता देता हूं कि रंजीत सिंह ने जो सर चार्ल्स मेटकाफ के साथ ट्रीटी ऑफ अंबाला 1809 साइन किया था, उसमें एक क्लॉज था कि सिस सतलज रीजन रंजीत सिंह के अधीन रहेगा, ट्रांस सतलज रीजन अंग्रेज वहां तक काबिज हो सकते। तो सिस एंड ट्रांस ये रिवराइन बेसिस के संदर्भ में बड़ा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म है। तो ट्रांस ऑक्सेनिया क्षेत्र आ गया। दिस इज द कैस्पियन सी, ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। तो देखिए, भारत से व्यापार तमाम जगहों से जाके एकत्रित होते थे, मानखेत, उज्जैन, फिर मदुरा, ऐसे करके सामान सब जींस इकट्ठा होते थे, कारवां मिलते थे, कारवां मथुरा में कांग्रेगेट करते थे,
मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से सिल्क रूट पकड़ते हुए, ट्रांसक्सनिया पकड़ते हुए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी से फिर सेंट्रल एशिया पकड़ते हुए ब्लैक सी, ब्लैक सी के बाद स्टेट ऑफ बॉस्फोरस, और फाइनली सब सामान आपके यहां कॉन्स्टेंटिनोपल में डिपॉजिट होता था। कॉन्स्टेंटिनोपल जिसको हिंदी में इस्तांबुल भी कहा जाता है, द इंपीरियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता था मिडिवल एजेस में। अ वेरी डेकोरेटेड सिटी with the monument of Saint Sophia there। अब यहां सामान पूरा आता था। दूसरा रूट जो था ट्रेड रूट, अब ये लैंड रूट था। दूसरा ट्रेड रूट जो था वो देखिए कोंकण बेल्ट, कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट से ओरिजिनेट करता था और अरेबियन सी होते हुए पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ, सेंट्रल ईरान होते हुए कैस्पियन सी, और फिर इसमें मिल जाता था। दूसरा ट्रेड रूट। तीसरा ट्रेड रूट कैनरा कोस्ट। कैनरा कोस्ट जो कर्नाटक का कोस्ट है उसको कैनरा कोस्ट कहा जाता है। यहां से होते हुए गल्फ ऑफ हॉर्मुज से होते हुए, सॉरी, ये पर्शियन गल्फ में गया, पर्शियन गल्फ, तीसरा कैनरा कोस्ट से होते हुए गल्फ ऑफ हॉर्मुज, रेड सी से होते हुए, तब सुएज कैनाल था नहीं, एशिया माइनर से होते हुए ये भी इस्तांबुल में, ये, और ये भी यहां से होते हुए ब्लैक सी से होते हुए इस्तांबुल में। चौथा मालाबार कोस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अधिकतर स्पाइस ट्रेडिंग इसी कोस्ट से होती थी, ठीक है ना। हाँ, कैनरा कोस्ट से, सॉरी, मालाबार कोस्ट से, केरला। अब देखिए स्पाइस कितना इंपॉर्टेंट था यूरोपियंस के लिए। आप इस बात से समझ लीजिए कि काली मिर्च को संस्कृत में यवन प्रिय कहा जाता है, मतलब फेवरेट ऑफ द यवनास, यूरोपियंस। इतनी मांग थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतनी हाई थी काली मिर्च की कि इट वाज अ वेरी वैल्यूड आइटम ऑफ फॉरेन ट्रेड। मालाबार कोस्ट से सी रूट निकलता था, अरेबियन सी होते हुए फिर वही गल्फ ऑफ हॉर्मुज, रेड सी है। कहने का मतलब यह है कि ऑल द फोर, अब देखिए ये इस्तांबुल में कांग्रेगेट किया। यहां से क्या होता था कि मेडिटेरेनियन बेल्ट में ये डिस्ट्रीब्यूट होता था, मेडिटेरेनियन कंट्रीज।
कंट्रीज, और फिर ये आइबेरियन पेनिनसुला, स्पेन और पोर्चुगल का आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल था फ्रॉम इस्तांबुल या कॉन्स्टेंटिनोपल, वो पूरा मेडिटेरेनियन जोन को कवर करता था। एक नॉर्थ वेस्ट नॉर्थन वर्ड्स जाता था, जो कि नॉर्दर्न कंट्रीज लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, इन कंट्रीज को कवर करता था। और एक साउथ वेस्ट जाता था, जो कि फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इन जगहों को कवर करता था, इन कंट्रीज को। तो सारांश में इस्तांबुल वॉज द नर्व सेंटर ऑफ द इंडो यूरोपियन ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पूरा मैप से मैंने आपको समझाया। नोट इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टेंटिनोपल was the nerve center Indo-European trade. Now friends, what happened in 1454? In 1454, 53, Constantinople till 1453 was in the Holy Roman Empire. So, and in 1453, Constantinople was captured by the Turks. This is very, very important. They were fanatical Sunni Muslims. Friends, इसके पहले 1453 से पहले कॉन्स्टेंटिनोपल पे होली रोमन एम्पायर का अधिपत्य था, उसका एक कैपिटल था। द होली रोमन एम्पायर वाज अ लिबरल कैथोलिक एम्पायर, और कॉन्स्टेंटिनोपल में व्यापार करने वाले हर संवर्ग के लोग आते थे। चाइना से बुद्धिस्ट आते थे, म्यांमार से, थाईलैंड से बुद्धिस्ट, हिंदू दोनों आते थे, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि, लाओस, कंपूचिया, इन तमाम, कोरिया, इन तमाम जगहों से बुद्धिस्ट आते थे। इंडिया से हिंदू जाते थे, और यूरोप से क्रिश्चियंस आते थे। तो नाना प्रकार का पॉपुलेशन का इंटरमिक्स, इंटरमिंगलिंग ट्रेड के वजह से कॉन्स्टेंटिनोपल में होता था। लेकिन ये आ गए तो ये कट्टरपंथी थे। और देखिए, इतिहास गवाह है, चाहे वो मोहम्मद गोरी हो, चाहे वो आपका गजनी हो, चाहे वो तैमूर लंग हो, चाहे रियासत मुगलिया हो, दे ऑल हैड टर्क एंसेस्ट्री। ये मारकाट, फायर एंड स्वर्ड वाली कौम थी। तो पहला काम इन्होंने शुरू किया कि जो भी दूसरे धर्मावलंबी आते थे, फॉलोअर्स ऑफ अदर सेक्ट्स, रिलीजन्स,
in Constantinople, they tried to coerce them into accepting Islam. So they did overtly and covertly attempt to religiously convert them to Islam. तो अब व्यापारियों को लगा कि हम वहां व्यापार करने गए हैं कि आत्मा बेचने गए, तो फोर्सेबल कन्वर्जन टू इस्लाम पहली चीज। फोर्सेबल कन्वर्जन टू इस्लाम। दूसरी चीज, एक कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। उनका जो है ईमान के तौर पे वो लुटेरे लोग थे। मार काट करना, जगह उड़ा देना, अज्ञानी कहना करना, रजनी करना, कारवां लूट लेना, ये उनकी आम गतिविधियां थी। मैं एक बड़ा मजेदार वाक्य आपको सुनाता हूं। अल बैरूनी बहुत फेमस इतिहासकार था। अल बैरूनी ने लूट एंड प्लंडर, इसी संदर्भ में ये बात है। अल बैरूनी किताबुल हिंद, इसने बड़ी फेमस किताब लिखी है, किताबुल हिंद। ये प्लीज मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार सिविल सर्विसेज में पूछा जा चुका है, प्रीलिम्स में, और स्टेट सर्विसेज में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो अल बैरूनी ने किताबुल हिंद में एक बड़ा मजेदार वाक्य का मतलब विवरण किया है। ही वॉज वन ऑफ द कोर्ट ऑथर्स ऑफ महमूद गजनवी, लेकिन वो अंदर से महमूद गजनवी को पसंद नहीं करता था। अल बैरूनी ने लिखा है कि एक बार सुल्तान और उसके वजीर घूमने जा रहे थे। शाम का वक्त था, तफरी में जा रहे थे। सामने पेड़ पे 2 उल्लू दिखे। गजनवी ने कहा कि हुजूर आला, ये उल्लू क्या बात कर रहे हैं? तो वजीर की मजबूरी थी उसको कुछ बचाना। उसने कहा कि हुजूर आला, वो एक उल्लू लड़के का बाप है, एक उल्लू लड़की का बाप है। तो क्या बात कर रहे हैं? तो लड़के का बाप वाला उल्लू, लड़का उल्लू का बाप, लड़की उल्लू के बाप से दहेज में एक उजड़े गांव मांग रहा है। उल्लू को क्या चाहिए? उजड़ा गांव। तो गजनवी ने कहा कि वजीर आला, तो लड़की के बाप ने क्या कहा? तो लड़के के बाप ने कहा कि खुदा ताला हमारे सुल्तान महमूद साहब को कायम रखे, एक क्या सैकड़ों उजड़े गांव तुमको दहेज में मैं दूंगा, जिसका काम ही गांव उजाड़ना था। तो खुदा ताला महमूद गजनवी को कायम रखे। तो ये संस्कृति थी ऑटोमन टर्क्स की, है ना, और टू बी वेरी प्रिसाइज ऑटोमन टर्क्स, ठीक है। तो वो वही जो कि रक्षक थे, जिनके आधिपत्य में कॉन्स्टेंटिनोपल था, वही लोग कारवां लूट लेते थे मौका पे मौका देख के। और तीसरी बात ये थी कि देखिए 1622 में, अरे सॉरी 622 में, 622 मोहम्मद साहब ने हिजरत किया, अर्थात मक्का और मदीना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनके वारिस खिलाफत में उमर, उन्होंने अपने काल में, मोहम्मद साहब का पहला वारिस ने ही जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। अब जेरूसलम एक ऐसा धार्मिक शहर है जहां यीशु मसीह भी जन्म लिए थे, जहां वेलिंग स्ट्रीट है, यहूदियों के लिए भी समझ लीजिए कि अहले काबा है, पाक है, और मक्का के बाहर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र इस्लामी मस्जिद
अल अक्सा मस्जिद ये यरूशलेम में ही है। नतीजन यरूशलेम के लिए 7वीं शताब्दी से ही धर्म युद्ध शुरू हो गया, जिनको इतिहास में हम लोग क्रूसेड्स बोलते हैं। ये क्रूसेड्स या धर्म युद्ध 7th सेंचुरी एडी से 20th सेंचुरी तक चला, 19th सेंचुरी कह लीजिए, 19th सेंचुरी एडी, और अभी भी चल रहा है। ये एक मध्ययुगीन अवधारणा थी, इसलिए मैंने 19th सेंचुरी कर दिया। बाद में तो खैर बहुत से उथल पुथल हुए मिडिल ईस्ट में। इसमें क्या हुआ कि 1200 साल तक मसीही कोशिश करते रहे कि हमको यरूशलेम होली सेपुल्कर मिल जाए, और मुसलमान स्पेशली ऑटोमन टर्क्स, इलाका अगल बगल का टर्की का ये कोशिश करते रहे कि नहीं, ये मुसलमानों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आधिपत्य हम नहीं देंगे। ठीक, तो अब बताइए 1453 में लगभग 800 साल तक, 7वीं शताब्दी शुरू हुआ था, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स आपस में लड़ते रहे, क्रूसेड्स होते रहे, हजारों के तादाद में लोग खेत होते रहे। तो ऐसे कैसे प्रेम बढ़ जाएगा? इनकी एक ऐतिहासिक विरासत थी आपसी नफरत। तो जब ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, तो यूरोप, और उस समय पूरा का पूरा यूरोप कैथोलिक धर्म था, क्योंकि 1517 ईस्वी में मार्टिन लूथर ने वर्टेम्बर्ग के चर्च पे अपने 95 थीसिस लिखे, तब से प्रोटेस्टेंटिज्म की शुरुआत मानी जाती है। तो तब के समय में पूरा यूरोप कैथोलिक था, ठीक है। और लोगों ने अपने राजाओं को कहना शुरू किया कि महाराज मुक्ति दिलाइए, ये खूंखार, लुटेरे, आताताई, व्याभिचारी काबिज हो गए हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल में, क्योंकि हमारे लिए हमारा मजहब, हमारा ईमान बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रेड विथ इंडिया, है ना, बिकॉज द इंडियन गुड्स commanded a very very high premium in the European market right from the days of the Roman Empire, जबकि प्लूटार्क, प्लिनी, नियार्कस, है ना, इन्होंने अपनी किताबों में ये लिखा है, स्ट्राबो, एरियन, all these Roman historians have written how the balance of payment was always favorable to India. प्लूटार्क ने लिखा है कि हमारा रोमन ड्रैक्मा घूमते घूमते भारत के दलदल में जाता है और वहीं फंस जाता है। मतलब पूरा का पूरा रोम की पूंजी भारत में ट्रांसफर हो रही थी, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंस था भारतीय गुड्स का, एक्सपोर्ट्स का। तो एक तरफ तो भारतीय गुड्स के बिना काम नहीं चलेगा, दूसरे तरफ एक ही रास्ता है भारतीय गुड्स पाने का, वो है कॉन्स्टेंटिनोपल। और वहां जाने का मतलब यह है कि दीन दुनिया दोनों गई। तो हुआ कि लोगों ने अपने हुक्मरानों को विनती करना शुरू किया, कोई रास्ता निकालिए, इन मलेच्छों से जो है मुक्ति मिल जाए, इन लुटेरों से। और तब जाके स्पेशली पोर्तुगल और स्पेन के शासकों ने इसमें अग्रता कायम की। देखिए, अगर फिर एक फ्री डायग्राम आप बनाएंगे, दिस इज द माउथ ऑफ द इंडस,
अफ्रीका हो गया, एंड ऑफ कोर्स गल्फ ऑफ हॉर्मूज, पर्सियन गल्फ, स्टेट ऑफ कैम्बे, ऐसे। तो दो देशों के ये आइबेरियन पेनिनसुला है, स्पेन एंड पोर्चुगल, स्पेन पोर्चुगल। तो इनके राजाओं ने सबसे पहले इसमें प्रयास शुरू किया। दो आविष्कार, two discoveries played a very, very important role in discovering the sea route to India. The first was the mariner's compass, जिसके वजह से कहीं भी समुद्र में हो आप, दिशाओं का ज्ञात होता जाता है कि हम नॉर्थ किधर है वो निडल पॉइंट कर ही देगा, और जब नॉर्थ आपको मालूम चल गया तो आप चारों दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरा द एस्ट्रोलॉग, और तीसरा एक जर्मन कार्टोग्राफिस्ट था मर्केटर, मर्केटर्स प्रोजेक्शन। He was a German cartographist. इसने इन तीन डिस्कवरीज ने एक रफ मैप बनाया था वर्ल्ड का। उससे एक आइडिया लोगों को लगता था, बहुत सहायता मिला नाविकों को, और जो इनिशिएटिव लेने वाला व्यक्ति था इस संदर्भ में वो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ऑफ पोर्चुगल। इसने और स्पेन के राजाओं ने भी कई सी वॉयजेस को स्पॉन्सर किया, और भारत के सी रूट के लिए खोज शुरू हो गई। वो हमेशा नाविक कोस्ट के नजदीक ही रहते थे। एक बार यहां तक आए, फिर लौट गए, फिर आगे बढ़े, फिर लौट गए, फिर आगे बढ़े, फिर लौट गए, और अंततः 1485 में बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के सदर्न टिप को रीच कर लिया। अब सामने समुद्र था, इंडियन ओशन, बस इसको पार करिए और भारत आ गया। तो चूंकि ये इतना शुभ सूचनांक था, रीचिंग द टिप ऑफ अफ्रीका, सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, किसका नाम केप ऑफ गुड होप रखा गया। हाँ, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप कह रहे हैं इसको, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। ये यहां पर मालागासी है ना, इसी में आप कंफ्यूज कर रहे थे ना। तो मालागासी यहाँ एक द्वीप है ना। तो एक बार जब केप ऑफ गुड होप डिस्कवर हो गया तो लोगों के अंदर नया जोश आया कि अब क्या है। फिर तो एक सिलसिला शुरू हो गया सी वॉयजेस का। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस sponsored by Ferdinand King of Spain
and Isabella, Queen of Spain, in the ship Santa Maria, reached the Azores Islands. ये वेस्ट इंडीज में है, कैरेबियंस में। निकला तो वो इंडिया के लिए था, लेकिन हवा का रुख कुछ ऐसा बना कि वो पश्चिम में जाता गया, और तब जो है वो सेल्स वाली शिप्स हुआ करती थी, है ना, और वो वेस्ट इंडीज चला गया। ठीक है। अजोर्स आइलैंड्स के बारे में आपको बड़ी दिलचस्प चीज बता दूं, ये आप दिमाग में रखिएगा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी 11 साल रिसर्चेस इसी द्वीप में किए, स्पॉन्जीफेरा पे, स्पॉन्जेस पे, और उस जहाज का नाम था HMS द बीगल। ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। हिज मैजेस्टी सर्विस HMS द बीगल। हाँ, चार्ल्स डार्विन, हाँ, 1848 to 1859, 11 साल उसने HMS बीगल के साथ इसी अजोर्स आइलैंड में बिताया था। एंड ही केम अप विथ हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना। अरे भाई, इस किताब ने पूरे तहलका, मतलब विश्व इतिहास की धारा को बदल दिया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है। 1494 में हर्नांडो कॉर्टेस, अल्वारेज पेड्रो कैब्रल, इसने पूरा ब्राजील को जीत लिया। ही वॉज फ्रॉम पोर्चुगल। राइट। 1495 एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। अमेरिगो वास्पुजी, जिसके नाम पे अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा है, हाँ, अमेरिगो वास्पुजी, he was an Italian sailor. USA has been named after him. ठीक है। तो he discovered the Isthmus of Panama. और पहली बार किसी यूरोपियन ने पैसिफिक ओशन को देखा। हालांकि पैसिफिक ओशन का नाम दिया हुआ फर्डिनेंड मैगलेन का है, ठीक है। द फर्स्ट टाइम an European saw the Pacific Ocean, जिसका नाम, द नेम पैसिफिक was given by Ferdinand Magellan. ठीक है। In 1496,
Hernando Cortés conquered Mexico. Aztec civilization, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। है ना? एज़टेक्स एक्चुअली घोड़ों का पूजा करते थे, जैसे हम लोग गौ का पूजा करते हैं वैसे ही। ये 500-600 घुड़सवार के साथ गया, तो एज़टेक्स को लगा कि हमारे भगवान आ गए हैं घोड़े पर चढ़ के, और वो बेचारे नतमस्तक हो गए। इसने छल से 2 सामरिक विजय बड़े अजीब रहे हैं। एक तो हर्नांडो कॉर्टेस ने मेक्सिको को बस ये कह लीजिए कि धार्मिक छल से जीत लिया, और दूसरे मोहम्मद बख्तियारुद्दीन खिलजी ने लक्ष्मण सेन को तेल के सौदागर के रूप में लखनौती में प्रवेश किया, और चंद लोगों के साथ बस प्रवेश किया, 50-100 लोगों के साथ, तो पूरा सेन साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। 150 लोगों ने छल से मार दिया, है ना? तो ये हुआ। अब पृष्ठभूमि तैयार थी वास्को डिगामा के आने की। इन 1497 वास्को डिगामा, a Portuguese sailor, came to India in the ship Sao Gabriel. तीन जहाजों को लेके आया था। मेन शिप जो है, सेंट्रल शिप, साओ गैब्रियल थी, ठीक है। He was sponsored by the Portuguese king Emmanuel. In May 1498, he reached the kingdom of Calicut in present day Kerala, जहां के राजा जमोरिन ने वेलकम्ड हिम। ठीक, अब जमोरिन ने क्यों वेलकम किया? क्योंकि वो भी तंग था ऑटोमन टर्क से। भाई, कालीकट के लोग हमेशा से बड़ा व्यापार में लीन रहे हैं, पश्चिमी तट के लोग, उनका सामना होता ही था इस घृष्टता से। तो वो जो है चाहता था किसी तरह इससे मुक्ति मिले, और जब उसने मालूम चला कि ये तो भाई डायरेक्ट सी रोड से आया है, तो अहो। और दूसरी बात ये थी कि जो बिचौलिए थे, वेनेशियन एंड अरब मर्चेंट्स, ये अधिकतर मुनाफा भारतीय व्यापार का अपने पास रख लेते थे, और भारतीय व्यापारियों को, भारतीय निर्माताओं को बहुत कम मुनाफा होता था। तो कौन राजा नहीं चाहेगा कि हमारी प्रजा को ज्यादा लाभ पहुंचे? उसको पोर्चुगीज रीजनेबल लगे, एंड फ्रॉम द डे गो वास्को डिगामा स्ट्रक एन इमिनेंट पर्सनल रैपोर्ट with Zamorin. Zamorin actually liked him. He was a very affable, courteous, well-behaved person, Vasco da Gama. He knew etiquettes, है ना? So Zamorin liked him, and then began a camaraderie, which was to play a very, very important role in subsequent history. Vasco da Gama India आ गया। आज सभा यहीं विसर्जित होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पलीफाई करेंगे। विद दिस आई थैंक यू फॉर द क्लास। अभी 5 मिनट का ब्रेक।